नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि YouTube चैनल पर आपके हिंदी ग्रामर से लेकर विभिन्न प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आज हमारा टॉपिक है कारक चिन्हों के बारे में और कारकों का उपयोग किस प्रकार से हिंदी भाषा में होता है। साथ ही साथ परिभाषा, इसके भेद, इसके रूप और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो भी इस लॉकडाउन में पढ़ने के इच्छुक हों उनको। साथ ही साथ JNB से संबंधित विभिन्न प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहें। तो आइए चलते हैं कारक। सबसे पहले कारक होता क्या है जानेंगे कि यह संज्ञा या सर्वनाम, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा या सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है ना। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, मान लो कोई भी संज्ञा शब्द है, जैसे कुर्सी है ना, कुर्सी एक संज्ञा शब्द है। वहाँ पर उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, जैसे कोई भी एक सेंटेंस हो गया कुर्सी से संबंधित, जैसे कुर्सी ले आओ, तो उसके अन्य शब्दों के साथ इस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का जो भी संबंध बताया जाता है तो वह उसका संबंध का बोध कराने वाला क्या है, कारक कहलाता है। तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। वहीं विभक्ति या परसर्ग चिन्ह किसको कहते हैं? आपने जाना होगा कि विभक्ति क्या है और परसर्ग क्या होता है। तो जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है ना, उनकी स्थिति मतलब कहाँ पर है, किस प्रकार की सिचुएशन में है, तो उसे कहते हैं विभक्ति या परसर्ग। 8 कारकों के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग इस प्रकार होते हैं। अर्थात कुछ भाषाओं में संज्ञा और सर्वनाम के अलावा विशेषण, क्रिया विशेषण, जिनको एडवर्ब कहा जाता है इंग्लिश में, तो विशेषण और क्रिया विशेषण में भी विकार आते हैं। विकार का मतलब आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर वह वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जो कि हिंदी ग्रामर से लेकर संपूर्ण वीडियो आपकी पड़ी हुई हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो विशेषण और क्रिया विशेषण में भी विकार आते हैं। विकार मतलब दोष। जैसे संस्कृत में शीतलेन होता है जलेन में, अर्थात शीतलेन जलेन में, तो शीतलेन क्या है, विशेषण है। शीतलेन का मतलब होता है कि शीतलता के साथ जो जल है अपनी विशेषता क्या रखता है कि वह जल शीतल होता है। तो उस प्रकार से संस्कृत में होता है। तो हिंदी में क्या, ठंडा जल कह सकते हैं, शीतल जल मतलब ठंडा जल। तो जल की यहाँ पर विशेषता बताई उसने। तो जल क्या है, जल क्या हो गया, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है, वही होता है विशेषण। तो यहाँ पर ठंडा क्या है, एक विशेषण है, और जल क्या है, एक विशेष शब्द का काम कर रहा है। तो जैसे विभिन्न भाषाओं में कारकों की संख्या तथा कारक के अनुसार शब्द का रूप परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। संस्कृत तथा अन्य प्राचीन यूरोपीय भाषाओं में 8 कारक होते हैं और जर्मन भाषा में 4 कारक होते हैं। तो कारक विभक्ति क्या होती है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, विभक्ति। यहाँ पर आप ध्यान रखें, खास करके परसर्ग जो चिन्ह होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, विभक्ति चिन्हों को ही परसर्ग कहा जाता है। ठीक है। जैसे कर्ता कारक है सबसे पहले, तो क्रिया को करने वाला क्या होता है, कर्ता कारक, और वह स्वतंत्र होता है। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो राजेंद्र ने पत्र भेजा है ना, कार्य कौन कर रहा है, राजेंद्र। तो कर्ता कौन हुआ, एज ए इंग्लिश के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक तरह से बराबर होते हैं इंग्लिश और हिंदी के।
जैसे यहाँ पर कार्य किसने किया, राजेंद्र ने, तो कर्ता कारक कार्य को करने वाला, क्रिया को करने वाला कौन हुआ, कर्ता। ठीक है, जैसे मैंने भोजन किया, तो भोजन करने वाला कौन हुआ, मैंने, शब्द। तो कहीं कहीं वाक्य में कर्ता कारक के जो ने चिन्ह है इसका लोप भी हो जाता है। लोप मतलब यह छुप भी जाता है। क्या हो जाता है, छुप भी जाता है। जैसे हम रोटी खाता है, हम राम रोटी खाता है ना, मैं जाता हूँ, है ना, इसमें क्या है, तो ने शब्द का लोप हो जाने पर भी वहाँ आपको देखना होगा कि क्रिया जो है किसके द्वारा की जा रही है, तब आप जान पाएंगे कि इसमें कर्ता कारक है या अन्य कोई कारक है। क्लियर। नेक्स्ट, जिस पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। भाई क्रिया जो कर रहा है, मान लो कि क्रिया हुई क्या, कि गोपाल ने राधा को बुलाया है। अब प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जिस पर क्रिया के व्यापार का, अब क्रिया हुई बुलाने की, अब प्रभाव किस पर पड़ा, तो गोपाल ने बुलाया, किसको बुलाया, राधा को। तो यहाँ पर राधा को जो शब्द है तो वही क्या होगा, कर्म कारक, एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, आप जानते ही हैं। तो उसने पानी को छाना है, उसने पानी को छाना है। अब छानने की क्रिया किसने की, उसने, ये तो हो गया कर्ता कारक। अब इस पर प्रभाव पड़ा किस पर, पानी पर। भाई पानी जब छाना इसने तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो पानी पर इफेक्ट पड़ा कि नहीं, तो इसी को कहते हैं कर्म कारक। नेक्स्ट देखिए, मेरे द्वारा यह कार्य हुआ, मेरे द्वारा यह कार्य हुआ। श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पुस्तक शब्द और यहाँ पर कार्य शब्द क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, एक तरह से कर्म कारक। तीसरा होता है करण कारक, जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कलम से पत्र लिखा है ना, मेरे द्वारा कार्य हुआ है। तो यहाँ पर के द्वारा जो शब्द आता है, के द्वारा जो शब्द आता है उससे हमें पता चलता है कि कार्य किसके द्वारा हो रहा है। तो कलम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर मेरे द्वारा कार्य हो रहा है कि नहीं। तो जिसके द्वारा क्रिया होती है उसी को कहते हैं करण कारक। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। और इसके विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। को, इसको भी याद रखना को, क्योंकि आपके दूसरी जो विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में भी को आता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से माध्यम को जानेंगे आप, किसको, माध्यम, क्योंकि मेरे द्वारा कार्य हो रहा है ना। तो मेरे द्वारा, के द्वारा कार्य हो रहा है जब किसी एक दूसरे के कार्य, जैसे मान लो कि भूख के लिए रोटी लाओ, है ना, राज ज्ञानू को पुस्तक देता है, मैं बाजार को जा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा क्या है, बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा जा रहा है, जाया जा रहा है बाजार को, है ना। तो इस प्रकार देख लेंगे आप और जान पाएंगे कि करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जो होता है अपादान, क्या होता है, अब संप्रदान कारक। चौथा जो है संप्रदान कारक, ये संप्रदान के उदाहरण थे कि जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो इसका चिन्ह के लिए या को है, संप्रदान के लिए, है ना, संप्रदान के लिए या को, के लिए या को। अब मान लो कि आप जान कैसे पाएंगे कि जब किसी व्यक्ति के लिए कुछ दिया जाता है, ठीक है, इसमें देने का भाव होता है। तो जब किसी को कुछ दिया जाता है तब वहाँ पर आप जान पाएंगे कि संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो जैसे भूख के लिए रोटी लाओ, राज ज्ञानू को पुस्तक देता है ना, मैं बाजार को जा रहा हूँ, तो यहाँ पर चौथी विभक्ति जो है संप्रदान कारक की वह हो जाती है। नेक्स्ट, आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं क्या, कि संप्रदाने चतुर्थी, जिसको कि संस्कृत में बोला जाता है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह आपको याद है कौन सा, के लिए, तो संप्रदान चतुर्थी याद रख सकते हैं कि संप्रदान कारक में चौथी विभक्ति होती है। नेक्स्ट होता है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी भी कहते हैं इसको, अपादाने पंचमी, ये एक प्रकार की ट्रिक है, अपादाने पंचमी। तो पांचवी विभक्ति जो होती है अपादान कारक में होती है ना। अब इसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह जिसको परसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं जिसको, चिन्ह को क्या बोलते हैं, परसर्ग।
है ना। तो जहाँ क्या परिभाषा क्या है कि जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना सूचित होता है वहाँ अपादान कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे और लड़का छत से गिरा, समझ रहे हो। तो जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना, भाई सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है अलग होना। देखिए आप अगर पढ़ें तो ढंग से पढ़िए, है ना, क्योंकि मेन जो फोकस है वह केवल और केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं या तो आप पढ़ें तो ढंग से पढ़ें, अन्यथा बिल्कुल भी ना पढ़ें, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के आप जानते हैं मेहनत मजदूरी आजकल कौन करता है। तो मेहनत मजदूरी तो आपसे होगी ना, और जब पढ़ाई होगी तो आप कहीं ना कहीं लग ही जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में। तो अपादान कारक क्या होता है कि जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना सूचित होता है वहाँ अपादान कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पर पेड़ एक प्रकार की संज्ञा है, अब दूसरी संज्ञा कौन सी है, पत्ते, पत्ते। तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग इसने बता दिया कि अलग हो रहे हैं पेड़ से पत्ते। जैसे लड़का छत से गिरा, छत है एक संज्ञा और फिर एक लड़का संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर दोनों का अलग होना, सेपरेट होना क्या बता देता है, अपादान कारक, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है संबंध कारक। संबंध मतलब जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित होता है वहाँ संबंध कारक होता है। अब इसके उपसर्ग या विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वह काकी के, रारी रे और नानी ने। जैसे राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे, अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के, है ना। इस प्रकार से क्या है संबंध, मतलब एक तरह से भाई संबंध जो होता है आप जानते ही हैं कि दो या दो से अधिक में ही बताया जाएगा, दो या दो से अधिक में ही संबंध बताया जाएगा। अब एक व्यक्ति में तो संबंध बताया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि राम अपना, अपना लड़का, अब लड़का भी है और अपना है ना, राम का लड़का, श्याम की लड़की, श्याम की लड़की। तो यहाँ पर संबंध का मतलब होता है दो के बीच। नेक्स्ट अधिकरण कारक क्या होता है कि जहाँ कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार हो वहाँ अधिकरण कारक होता है और इसके विभक्ति चिन्ह में और पर हैं। जैसे महल में दीपक जल रहा है, अब मैं शब्द आ गया, यहाँ पर एक प्रकार से उसने संज्ञा सर्वनाम का आधार, आधार मतलब एक तरह से स्थिति, है ना। वह सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी स्थिति में, कौन सा आधार क्या है उसका, महल, तो महल में तो मैं शब्द आया, तो यहाँ पर आपने जाना कि अधिकरण कारक है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पर शब्द आया तो छत पर, तो छत शब्द भी आया, संज्ञा सर्वनाम शब्द भी आया। तो यहाँ पर आप जान पाएंगे कि अधिकरण कारक है। मुझ में शक्ति बहुत कम है, तो मुझे शब्द आया, सर्वनाम शब्द है मुझ, है ना, और मैं आया तो यहाँ पर मैं जानेंगे तो ये कौन सा कारक, कौन सा कारक, अधिकरण, मैं पेपर। संबोधन कारक क्या होता है कि जहाँ पुकारने, चेतावनी देने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को संबोधित किया जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है और इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अजी आदि होते हैं। जैसे हे ईश्वर कृपा करो, हे ईश्वर। अब यहाँ पर एक विस्मयादि बोधक जो चिन्ह आता है इससे आप पहचान लेंगे। अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको कहते हैं इसको, वह आता है और इससे आप पहचान पाएंगे कि हे ईश्वर, अरे मोहन, अजी। तो इस प्रकार एक तरह से आश्चर्य में डालने वाले शब्द आपको बोले जाएं तो तब वहाँ कहेंगे क्या कहेंगे, क्या आश्चर्य में डालने वाले शब्द बोले जाएं तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। और या किसी को बुलाया, पुकारा जाए, है ना, अरे मोहन यहाँ आना, तो इस प्रकार से बुलाया, पुकारा जाए तो संबोधन कारक होता है। आई होप दोस्तों आप कारकों को समझ गए होंगे। देखो विभिन्न भाषाओं में भी कारकों की संख्या होती है, जैसे हंगेरियन में 29 है ना, संस्कृत में 8 होती है, अंग्रेजी में 3 होती है और लैटिन भाषा में 6 होती है कारकों की संख्या। तो कर्ता ने मतलब काम करने वाला, कर्म को जिस पर प्रभाव, काम का प्रभाव पड़े, करण से द्वारा जिसके द्वारा कर्ता काम करे, संप्रदान के लिए जिसके लिए क्रिया किए जाए,
अपादान से अलग होना जिससे अलगाव हो। संबंध आखी के, रारी रे, नानी ने, है ना, अन्य पदों से संबंध बताया जाए। अधिकरण में पेपर या क्रिया का आधार जहाँ पर पता चल जाए कि यह बेस है महल में, जैसे, है ना, दीपक जल रहा है। संबोधन, हे अरे अजी, अजी सुनते हो क्या, अजी यहाँ आइए, ऐसे बोलती है ना लेडीजें, अजी अजी सुनते हो क्या। तो किसी को पुकारना या बुलाना ये अजी शब्द है। तो इस प्रकार से आप जान पाएंगे कि अधिकरण, कारक आदि क्या होते हैं, कारक। ठीक है। अगर फिर भी कोई अगर डाउट मन में हो तो कृपया पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ। जो विभिन्न प्रकार की आपकी लाइव वीडियोज भी यूट्यूब पर हुआ करेंगी। साथ ही साथ अपने चैनल से बने रहें और आपकी जो किताबें हैं उनका भी विस्तृत अध्ययन यहीं पर कराया जाएगा, जो कि आप आसानी से कभी भी जब आपका मन करे तो वीडियो को पॉज करें, वीडियो को जब मन करे जब देखें। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी अगर क्वेरीज या जानने की इच्छा हो कोई बात तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें। धन्यवाद।